लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबेलिया, ओबेलिया का जीवन ग्रंथ। यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणीशास्त्र, श्री टंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से बीएससी प्रथम वर्ष की फर्स्ट पेपर के इस कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। ओबेलिया की लाइफ साइकिल का अध्ययन करने के लिए हमने इसको विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत विभाजित कर रखा है। इन बिंदुओं में मुख्यतः निषेचन, विदलन, फ्लेनुला लार्वा और हाइड्रूला लार्वा है। उसके पश्चात इसकी पीढ़ियों में पाई जाने वाली पीढ़ी एकांतर या मेटाजेनेसिस की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इस लाइफ साइकिल का जो डायग्राम है, उस डायग्राम पे मैं आपको लिए चलता हूँ। ये हमारे पास एक लाइफ साइकिल का डायग्राम है, ओबेलिया की लाइफ साइकिल है। मोटे तौर पे पहले मैं आपको इस लाइफ साइकिल के बारे में बता देने के पश्चात आगे की ओर जो बिंदु है उनको डिटेल से चर्चा करूँगा। तो ये हमने ब्रश ले लिया है, एक मिनट। ओबेलिया की लाइफ साइकिल में मेल और फीमेल जो मेडूसा होते हैं, ये जो फीमेल मेडूसा होता है वो एग्स की उत्पत्ति करता है और मेल मेडूसा जो होता है स्पर्म की उत्पत्ति करता है। एग और स्पर्म जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट के पश्चात इसमें विदलन होता है। विदलन में ये 2 कोशिकाओं वाली अवस्था है जो विभाजित होकर के फिर 4 कोशिकाओं वाली अवस्था में परिवर्तित हो रही है और फिर इसमें पूरी की पूरी जो है जाइगोट जब कोशिकाओं से बढ़ जाती है तो ब्लास्टुला बन जाता है और ब्लास्टुला फिर जो है लार्वे में परिवर्तित हो जाता है गैस्ट्रुला भवन के फलस्वरूप। जो ये पहला लार्वा बनता है वो प्लेन्युला लार्वा कहलाता है। प्लेन्युला लार्वा जब किसी आधार पर स्टेबल हो जाता है तो उसे एक यंग पॉलिप की उत्पत्ति होती है। यंग पॉलिप जब ग्रो कर देता है तो उसमें हाइड्रोराइजा और हाइड्रोकोलस बन जाते हैं। हाइड्रोकोलस पर अनेक शाखाएं बन जाती है। इन शाखाओं पर हाइड्रेंथ और पॉलिप लगे हुए होते हैं, किंतु कुछ शाखाएं जिन पर ब्लास्टोस्टाइल लगा होता है उस पर मुकुलन के द्वारा पुनः इन मेडूसाओं की उत्पत्ति होती है जो नर और मादा मेडूसा कहलाती है। इस प्रकार ओबेलिया की लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो ओबेलिया की लाइफ साइकिल में जो मुख्य बिंदु हमारे पास आ रहे हैं, सबसे पहला बिंदु जो आ रहा है वो है निषेचन का। निषेचन के बिंदु का अध्ययन करने के लिए निषेचन ओबेलिया में इस स्टेज में दर्शाया गया है कि ये कह रहा है कि निषेचन की क्रिया समुद्र के जल में बाहर की ओर होती है। जो नर और मादा जो मेड्यूसे होते हैं उन मेड्यूसों के द्वारा नर मेड्यूसे में गैमेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है और मादा जो मेडूसा होता है उसमें युग्मक जनन द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु और अंडाणु निर्माण के पश्चात जो है पितृ जो मेडूसे होते हैं वो मर जाते हैं और ये जो युग्मक इन्होंने उत्पन्न करे हैं ये जो है जल में संयोजित होकर के निषेचित हो जाते हैं। निषेचन के फलस्वरूप बनने वाली संरचना इसमें जाइगोट कहलाती है। इस डायग्राम में ये हमारे पास जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट में दूसरी अवस्था चालू होती है जिसे हम विदलन कहते हैं। ओबेलिया का जो जाइगोट है उस जाइगोट में जो विदलन के फलस्वरूप बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। चूँकि ओबेलिया के जाइगोट में योग की मात्रा कम होती है इसलिए इसमें पूर्ण होलोब्लास्टिक विदलन होता है और पूर्ण होलोब्लास्टिक विदलन के फलस्वरूप ये जाइगोट पहले 2 कोशिका अवस्थाओं में फिर 4 कोशिकीय अवस्थाओं में और इस प्रकार पूरा का पूरा कोशिकाओं से भर जाता है और एक ठोस गेंदनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे मोरूला कहते हैं। मोरूला के पश्चात ब्लास्टुला अवस्था आती है। ब्लास्टुला अवस्था एक खोखली गेंद के समान संरचना होती है जिसमें ब्लास्टोसील का निर्माण हो जाता है। ब्लास्टोस्टाइल नहीं, ब्लास्टोसील का निर्माण हो जाता है और ब्लास्टोसील सहित इसकी जो सेल है वो ब्लास्टोमियर्स कहलाती है। ब्लास्टोसील के बन जाने के कारण जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती है और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के द्वारा इसमें गैस्ट्रुला भवन की क्रिया हो जाती है। जब गैस्ट्रुला भवन के क्रिया के फलस्वरूप ये कोशिकाएं पृथक पृथक के स्तरों में व्यवस्थित हो जाती है तो इन कोशिकाओं में डिलेमिनेशन की क्रिया होती है और डिलेमिनेशन के द्वारा यूनिपोल्यूलर इन्ग्रेशन भी होता है और कोरक गुहा में पुनः कोशिकाएं गिरती रहती है जिससे संपूर्ण कोरक गुहा पुनः कोशिकाओं से भर जाती है। इस प्रकार पुनः एक
ठोस गैस्ट्रुला की उत्पत्ति होती है और ऐसा जो गैस्ट्रुला होता है वो स्टीरियो गैस्ट्रुला कहलाता है। स्टीरियो गैस्ट्रुला का जो सबसे बाहरी परत होता है वो एक्टोडर्म बन जाता है, अंदर की परत इसमें एंडोडर्म बन जाती है। स्टीरियोब्लास्टुला जो होता है ये फिर लार्वा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये एक ऐसे लार्वा अवस्था में परिवर्तित होता है जो स्वतंत्र रूप से गतिशील होता है या स्वतंत्र रूप से तैरने में सक्षम होता है और इसके बाहर पर बहिर्चर्मी कोशिकाएं जो है वो सीलियाओं को धारण कर देती है। और ये मुक्त प्लावी प्लेन्युला लार्वा जो होता है जो अगले सिरा पिछले सिरे की अपेक्षा इसका अधिक चौड़ा होता है, जिसे आगे करके तैरता रहता है और इसमें भी डिलेमिनेशन की क्रिया के द्वारा एक गुहा विकसित हो जाती है जो एंट्रोन कहलाती है। एंट्रोन ही आगे चल करके इसके घट का निर्माण करती है। एंट्रोन में बाहर की ओर पाई जाने वाली एक्टोडर्म होती है वो सीलिएटेड होती है और एंडोडर्म इसमें भीतर की ओर पाई जाती है। हिस्टोलॉजी की दृष्टि से यदि हम इस प्लेन्युला में पाई जाने वाली कोशिकाओं को देखें तो एपिथेलियल सेल्स एक्टोडर्म की, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, सेंसरी सेल्स, नर्व सेल्स कोशिकाएं, मसल सेल्स, प्रोसेसेस और निमेटोसिस्ट कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। यहाँ पर ये फ्री स्विमिंग जो है प्लेन्युला लार्वा है। फ्री स्विमिंग प्लेन्युला लार्वा कुछ समय तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर देने के पश्चात किसी आधार से चिपक जाता है और वहाँ पर वृद्धि करने लगता है। तब ये लार्वा जो है हाइड्रूला लार्वा कहलाता है। प्लेन्युला दूसरे प्रकार के लार्वे में परिवर्तित हो जाता है जो हाइड्रूला लार्वा कहलाता है, जिससे पॉलिप की उत्पत्ति होती है। हाइड्रूला लार्वा कुछ समय तक सक्रिय जीवन व्यतीत कर देने के पश्चात जल में जब नीचे बैठ जाता है तो पत्थर की चट्टानों के साथ यह जुड़ जाता है, किसी आधार से जुड़ जाता है और आधार से जिस सिरे से जुड़ता है वो इसकी बेसल डिस्क कहलाती है। और दूसरा जो दूरस्थ सिरा होता है उस दूरस्थ सिरे पर जो होता है इसका मुख होता है और मुख के साथ उसमें हस्तक होता है और हस्तक को घेरे रखने वाले स्पर्शक इसके दूरस्थ सिरे पर पाए जाते हैं। अब ये लार्वा अवस्था जो होती है वो पॉलिप या हाइड्रेंथ के समान दिखाई देती है, इसलिए इस लार्वे को हाइड्रूला लार्वा कहते हैं। ओबिलिया की जो हाइड्रूला जो बनता है उस हाइड्रूला में मुकुलन के द्वारा या अलैंगिक जनन के द्वारा अनेक हाइड्रोकोलाई का निर्माण होकर करके पूरी की पूरी निवह का निर्माण हो जाता है। ओबिलिया में स्थानबद्ध जीवन व्रत होने के कारण इसमें प्लेन्युला लार्वा नामक मुक्त प्लावी अवस्था पाई जाती है जो इसके प्रकीर्णन में सहायक होती है। अब बात आती है पीढ़ियों का एकांतरण। पीढ़ियों का एकांतरण के लिए पीढ़ियों का एकांतरण या मेटाजेनेसिस। ओबिलिया का जो कॉलोनी की जीवन वृंत है, जिस जीवन वृंत को हमने यहाँ पे देखा है, इस जीवन वृंत में दो अवस्थाएं पाई जाती है, एक तो पॉलिप वाली और दूसरी मेडुसा जो युग्मक उत्पन्न करने वाली है। मेडुसा युग्मक उत्पन्न करती है और पॉलिप जो है अलैंगिक जनन द्वारा वृद्धि करता है, तो मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा वृद्धि करता है। लेकिन उससे पहले हम अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन की परिभाषा को प्रस्तुत करना चाहेंगे। इस परिभाषा के अनुसार जब दो पीढ़ियाँ, एक द्विगुणित पीढ़ी और एक अगुणित जो पीढ़ी होती है, द्विगुणित अलैंगिक प्रावस्था और अगुणित लैंगिक प्रावस्था में जब एकांतरण पाया जाता है तो ऐसा जो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होता है उसको मेटाजेनेसिस या पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। पादपों में फर्न और मॉस के उदाहरण विशेष रूप से आते हैं। इन प्रसंगों में हम देखते हैं कि एक अलैंगिक जो द्विगुणित पीढ़ी होती है वो सेप्रोट्रोपिक होती है और अलैंगिक द्विगुणित सेप्रोट्रोपिक पीढ़ी से लैंगिक और अगुणित गैमेटोफिटिक पीढ़ी जो होती है उसका उत्पन्न होता है। नियमित रूप से एक बार सेप्रोफाइट और एक बार गैमेटोफाइट बनती है, इसलिए एक बार डिप्लॉइड और एक बार हैप्लॉइड। इस प्रकार जो पीढ़ी जीवन वृंत में इस प्रकार पीढ़ियों का एकांतरण होता है तो इसे अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। और इस प्रकार की जो वास्तविक स्थिति है वो फार्स और मोसेस नामक पादपों में पाई जाती है। यहाँ अगुणित पीढ़ी के द्वारा
जो हमारे पास गेमेटोफाइट बनता है वो गेमेटोफाइट स्पर्म और ओवा को उत्पन्न करता है और ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं, उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है जो पुनः डिप्लॉइड होता है और उससे उत्पन्न होने वाला जो स्पोरोफाइट होता है वो 2n होता है। लेकिन ओबिलिया के केस में यदि हम देखें तो ओबिलिया में एक बार हाइड्रा है, हाइड्राब है, हाइड्रेंथ है और दूसरी बार मेड्यूसॉइड है। हाइड्रोइड और मेड्यूसॉइड पीढ़ियों में एकांतरण पाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें तो जो हाइड्रोइड होता है वो स्थानबद्ध है और उसमें किसी भी प्रकार के गोनेट्स की उत्पत्ति नहीं होती है, लिंग वही नहीं होता है और उसमें जनन ग्रंथियों का भी अभाव होता है, लेकिन वो अलैंगिक विधि के द्वारा वृद्धि करता है। लेकिन इसमें मुकुलन, इसी में मुकुलन होता है ब्लास्टोस्टाइल पर, जिससे मेडूसा बनते हैं। तो मेडूसा जो होता है वो नितांत रूप से लैंगिक विधि के द्वारा गोनेड्स उत्पन्न करता है और उससे युग्मक उत्पन्न करता है। लैंगिक विधि के द्वारा अंडाणु और शुक्राणु बनाता है। जो गोनेड्स जो होते हैं वो फिर जाइगोट बनते हैं और उससे हाइड्रोइड कॉलोनी का निर्माण होता है। और शायद ऐसा ही प्रतीत होता है, इस वास्तविकता के कारण सिलेंट्रेट प्राणियों में जो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है उसके कारण मेटाजेनेसिस का विचार उत्पन्न हुआ होगा कि इसमें जो पॉलीपॉइड जनरेशन है वो तो है अलैंगिक और मेडूसॉइड पीढ़ी है वो कैसी है, लैंगिक। लेकिन ओबिलिया की मेडूसॉइड पीढ़ी को हम वास्तविक जो है अगुणित लैंगिक पीढ़ी का निरूपण नहीं करती है। ऐसा किस लिए है? क्योंकि मेडूसा जो उत्पन्न होता है वो अलैंगिक विधि से उत्पन्न होता है और अलैंगिक विधि से पॉलीपॉइड पर उत्पन्न होता है, इसलिए मेडूसा के कंपोजिशन में भी क्रोमोसोम्स की संख्या 2 है और ओबिलिया के हाइड्रेंथ में भी क्रोमोसोम्स का कंपोजिशन 2 होता है। दूसरा, लिंग कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती है वो ब्लास्टोस्टाइल की जो एपिडर्मिस से होती है, जहाँ वे मेडूसा की जनन ग्रंथियों में प्रवास करती है। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि लैंगिक पीढ़ी का जो है ये निरूपण नहीं करती है। ये केवल एक मुक्त प्लावी द्विगुणित विशिष्ट जीवक है जो स्थानबद्ध हाइड्रोइड जो कॉलोनी है उसके गैमेट के प्रकीर्णन में सहायक होता है। ओबिलिया वृंत में लैंगिक पीढ़ी अस्पष्ट रहती है और अगुणित गैमेट्स के द्वारा यह निरूपित की जाती है। इस प्रकार ओबिलिया की लैंगिक और अलैंगिक पीढ़ियों में जो एकांतरण पाया जाता है उसे वास्तविक अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन नहीं कह करके मेटाजेनेसिस कहा जाता है। ओबिलिया के जीवन वृंत जो होता है वो स्थानबद्ध होता है। इसमें हाइड्रेंथ जो होता है हाइड्रोइड स्थानबद्ध है, मुक्त प्लावी मेडूसॉइड है, इनमें नियमित एकांतरण होता है किंतु दोनों ही पीढ़ियाँ द्विगुणित है, इसलिए इसको मेटाजेनेसिस कहना उचित रहता है। हाइमेन के मतानुसार सिलेंट्रेट्स के जो प्राणी होते हैं उसमें अगुणित और दुगुणित पीढ़ियाँ नहीं होती है। मेडूसा पूर्ण रूप से विकसित सिलेंट्रेट प्राणी है और जबकि पॉलिप जो संभवतः एक स्थायी लार्वा अवस्था इसको माना गया है। आज का अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। यह कंटेंट आर.एल. कोतवाल की इन्वर्टिब्रेट्स अकशेरुकी से लिया गया है। आप उस पुस्तक का सहयोग ले सकते हैं। डायग्राम को इंटरनेट से लिया गया है, इसलिए इन दोनों ही इंटरनेट और पुस्तक बनाने वालों का धन्यवाद, आभार हम व्यक्त करना चाहेंगे। अध्याय आपके लिए उपयोगी होगा, साबित होगा, इसलिए ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को वॉच, शेयर, सब्सक्राइब और व्यू करना नहीं भूलें। धन्यवाद।